जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और गर्मी तो खत्म हो चुका है, ठंडा का मौसम आ चुका है और ठंडी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग जो हो वो स्वेटर का उपयोग जरूर करोगे और ठंड से बचने का जो भी उपाय होता है आप लोग अपना करते रहना। और ठंड से बचना, चढ़ता ठंडा और उतरता ठंडा बहुत ही घातक होता है और ये थोड़ा स्वास्थ्य पर इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ही डालता है। चलिए ठीक है, अच्छा है। आज जो मेरा क्लास होगा वो मेरा परमाणु और नाभिक का ये आज अंतिम क्लास होगा बच्चा, ये लास्ट क्लास होगा। और आज की क्लास में पढ़ा के आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और ये हम लोग का शायद 9वां लेक्चर होगा। और जो बच्चा लोग वीडियो को नहीं देखा है शुरू से, वो जाके शुरू से देखे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक का वीडियो देखे। और इस जो लेक्चर जो मैं जो करवा रहा हूं इसमें मैंने किसको कवर किया? परमाणु और नाभिक दोनों को मैं कवर किया हूं, यानी मैं दोनों को खत्म साथ में कर रहा हूं। एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर और एनसीईआरटी का 13वां चैप्टर दोनों तुम्हारा साथ में खत्म हो रहा है। इसलिए जो बच्चा लोग नहीं देखे हो वीडियो को वो जाके शुरू से देखो और दोनों को दोनों चैप्टर तुम एक साथ तुम खत्म करो। बात समझ रहे हो? कम टाइम में तुम्हारा ये अच्छे से मैंने इसको कवर करवा दिया और बच्चा लोग इसको अच्छा से देख ले, अच्छा से देख लो, समझ लो और कोशिश करना कि इसको समझ के अच्छा से इसको नोट भी कर लेना। और जब भी टाइम मिले एक बार इसको तू रिमाइंड तुम लोग करते चल जाना अपना, क्योंकि समय तो बोर्ड में बहुत कम बचा हुआ है और इसी समय में तुम्हें क्या करना है कि सब पेपर की तैयारी अच्छे से करना है। अला बउरे समय व्यर्थ मत करना, समय थोड़ा सा अच्छा से इसका उपयोग कर और कोशिश कर, मेहनत कर और अच्छा से तैयारी कर। और जब मेहनत करोगे तो मेहनत बउरे सफलता लेके आता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में भाई ठंड बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ता जा रहा है भाई। देखो आज का जो क्लास होने वाला है, ये क्लास मेरा किस पे होने वाला है? ये रेडियो सक्रियता का आज क्लास होने वाला है, रेडियो एक्टिविटी पर आज का क्लास हमारा होने वाला है। अब देखिए क्या होता है, मैं कुछ बताता हूं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बच्चा क्या पढ़ेंगे? रेडियो सक्रियता की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, बाद में करेंगे। पहले हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो ये अल्फा कण का सिंबल क्या होता है? ये ऐसे होता है, अल्फा कण होता है। अब बच्चा ये अल्फा कण होता क्या है? तो वो देख अल्फा कण क्या होता है। कह रहा है कि आवेशित हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, यानी कि हीलियम नाभिक का जो आवेशित हीलियम नाभिक होता है वही मेरा क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। यानी अल्फा कण जो होगा किसके बराबर होगा? H2+ के बराबर होगा। इसका मतलब द्विआयनित हीलियम नाभिक को भी अल्फा कण कहा जा सकता है। बात समझ रहे हो? अल्फा कण क्या है? आवेशित हीलियम नाभिक He2+ को अल्फा कण कहा जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्विआयनित हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। इसके बाद देखो, जब हीलियम परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई, मतलब जब अल्फा कण को किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से निकालोगे, जब हीलियम परमाणु के नाभिक से ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये बच्चा यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है। यहां से इसको हटा दो। यहां पर क्या होना चाहिए कि जब रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से, देख जब लगा देता हूं, जब रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है और वह रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की तरह व्यवहार करता है। यहां पर पता है रेडियो एक्टिव तत्व है ना, तो यहां पर रेडियो एक्टिव तत्व में किसका चर्चा किया गया बोरे? तो यहां पर चर्चा किया गया है यूरेनियम का चर्चा किया गया। तो तू ऐसे लिख सकता है कि रेडियो एक्टिव तत्व की जगह यूरेनियम का चर्चा किया गया। यूरेनियम इसका चर्चा किया। और यूरेनियम में किसका चर्चा किया है? तो 92 U235 का चर्चा किया गया, इसका बहुत चर्चा किया गया। 92 U235 का चर्चा किया गया। अरे मिटाना यार, हाँ इसका चर्चा किया गया। देखिए जब यूरेनियम के नाभिक से एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाता है
और वह रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की तरह व्यवहार करना चालू कर देता है। मतलब इस समझ कि जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, उस तत्व के अगर नाभिक से अगर तू एक अल्फा कण को निकाल लेगा तो उसके परमाणु संख्या में कितना की कमी होगा, 2 इकाई का। और द्रव्यमान संख्या बचा कितना घट जाएगा, 4 इकाई घट जाएगा। मतलब अगर समझ कि भाई अगर मान ले यहाँ यूरेनियम है और यूरेनियम के नाभिक से तू क्या किया कि एक अल्फा कण को निकाल लिया, तो इसका जो वर्क देखिए, एक अल्फा निकलने का मतलब तो क्या निकाल लिया, तो हीलियम को निकाल लिया। और जब तो हीलियम को निकाल लिया बुआरे, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो इसके परमाणु संख्या में कितना कमी होगा, 2 कमी होगा। और द्रव्यमान में कितना कमी होता है बुआरे, 4। तो देख, तो जब 2 कमी होगा तो ई 92 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 238 से कितना हो जाएगा, 234। तो भाई कौन तत्व, ये तो थोरियम है ना रे। इसका मतलब कि यूरेनियम किसकी तरह व्यवहार करेगा भाई, थोरियम की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ रहे हो। यानी याद रखना कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अगर एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में कितना की कमी होती है, 2 का। और द्रव्यमान संख्या कितना घटता है बुआरे, 4 का घटता है, जो आज 4 की कमी हो जाती है। मतलब कि एक जो हीलियम नाभिक होता है वो घट जाता है। तो वो तत्व किस तरह व्यवहार करेगा, अगर यूरेनियम होगा तो थोरियम बन जाएगा, यानी 2 घटेगा तो 90 पे कौन आता है, थोरियम आता है। तो थोड़ा सा डिफिनेशन तू लोग सही कर लेगा और मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। बच्चा यहां पर क्या तू यूज कर लेगा, यहां पर तू कर लेगा, हीलियम दिया हुआ ना, तो हीलियम को हटा के यहां कर लेगा यूरेनियम कर लेगा। किसको वो यहां पर करेगा, तो यहां तू कर लेगा यूरेनियम कर लेगा। और यूरेनियम कितना, तो 92 U238 का यूज करेगा, इसका तो यूज करेगा। बात समझ रहा है। वैसे यहां भी लिखा था 238, इसका तो यूज करेगा। ठीक है, क्या हो गया, जब यूरेनियम परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई की तथा द्रव्यमान संख्या में कितना, 4 इकाई की कमी हो जाता है और वह रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है वो थोरियम की तरह व्यवहार करना चालू कर देता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो। चलो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट कर लिया। अल्फा कण जो होता है बड़े आवेशित हीलियम नाभिक को क्या बोला जाता है, अल्फा कण। ये सब चीज को ध्यान से देखना, बारीकी से समझना। अगर कहीं पर लगता है बुआरे कहीं पर दिक्कत समस्या हो रहा है तो तू मुझे जरूर बताएगा। और याद रख बुआरे, समय तुम्हारे पास ज्यादा बचा हुआ नहीं है, कोशिश करना इसको अच्छे से पढ़ना, एकदम अच्छे से पढ़ना, माइंड को अच्छा से कांस्टेंट करके तब वो पढ़ना। और समझने का बड़े पूरा ट्राई करना, समझने का पूरा प्रयास करना। वीडियो को भगा के मत देखना, वीडियो को बारीकी से देखना अच्छे से। जब माइंड तुम्हारा शांत हो तब वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छा से समझ में तुझे आएगा। ठीक ना। धरफड़ में देखेगा या तू कर देगा 2K कर देगा या 1.5K कर देगा या 1.K नहीं मतलब 1.2 मतलब कर देगा तू। स्पीड अगर कर देता है 1.2 पे या 1.5 पे या 2 पर तू कर देता है तो क्या होगा कि तू अच्छा से तू समझ नहीं पाएगा। समझने के लिए जो ओरिजिनल जो वीडियो है, वीडियो को पूरा अच्छा से देख और समझ, सही से समझने का प्रयास कर। और अगर बोरे कोई दिक्कत होगा, कहीं पर लगे कोई क्वेश्चन तुझे बन रहा है, तुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो मेरा नंबर है 8789102754। इस नंबर पर तू क्या करेगा, व्हाट्सएप करेगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी थोड़ा समस्या होगा, इस पर तो मैसेज करना, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं तुझे जरूर दूंगा। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर ले भाई सब बच्चा। चलो अब आगे बच्चा, आगे देखो। अगला देख बच्चा क्या बोल रहा है। अगला तुम्हारा कह रहा है कि अल्फा कण के बारे में कि अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल एक धन आवेशित कण होता है, वो ये धन आवेशित कण होता है जो कुछ रेडियोधर्मी तत्व से स्वतः उत्सर्जित होता है। रेडियोधर्मी तत्व मतलब रेडियो सक्रिय तत्व मतलब देखो अरे कि जे तत्व के नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों कण का उत्सर्जन होता है तो वो तत्व कहलाता है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। इसको उत्सर्जन करने की जो घटना होती है वो रेडियो सक्रियता कहलाती है। आगे तू जस्ट कुछ देर के बाद तू रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में तू पढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान से देख। कह रहा है कि यह एक धनावेशित कण है जो कुछ रेडियोधर्मी तत्व के स्वतः रेडियोधर्मी तत्वों से स्वतः उत्सर्जित होती है, मतलब उससे खुद पर खुद ये पैदा होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है भाई। यानी कि जो अल्फा कण जो दिख रहा है, ये जो अल्फा कण दिख रहा है, अल्फा कण, तो ये किसके बराबर बुआ रे, तो ये आवेशित हीलियम के बराबर है।
आवेशित। रे तो हीलियम दूगो प्लस कब होगा, जब एकरा में से दूगो इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा। तो जब इसमें से दूगो इलेक्ट्रॉन बॉडी भाग गया तो आई में क्या बचा, दूगो प्रोटॉन। इसका द्रव्यमान कितना, 4 गो ना रे, इसका द्रव्यमान 4 गो। तो जब द्रव्यमान 4 गो है तो इसमें क्या गो न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन बॉडी क्या हो सकता है, 2 गो न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान को बताता है, नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान को बताता है जो बात है। मतलब मान ले यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर अगर 4, इसका मतलब अगर मान ले ये ऐसे है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, लेकिन एक पर 2 गो प्लस, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक गो नहीं है। तो कौन कौन है भाई, इसमें तोरा होगा 2 गो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 2 गो न्यूट्रॉन होगा। तो वही लिखा हुआ है कि जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसका द्रव्यमान संख्या 4 और आवेश कितना होता है, +2। यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान संख्या कितना, 4 होता है, इस पर आवेश कितना, 2। रे भाई तू तो हीलियम में ना हो गए, हीलियम में नाभिक हो गए। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट कर ले। यानी अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जो कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से स्वतः पैदा होता है, खुद पर खुद उत्सर्जित हो जाता है, जिसमें क्या गो भाई, तो 2 गो कह रहा है प्रोटॉन और 2 गो कह रहा है न्यूट्रॉन होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है बोरे, तो 4 होता है और आवेश कितना होता है, +2। किसका चर्चा कर रहा है, तो अल्फा कण का चर्चा कर रहा है। आगे अब अगला देख, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल कह रहा है तोरा कि अल्फा कण का प्रमुख गुण कह रहा है। अब अल्फा कण का गुण क्या होता है भाई, गुण मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कुछ ना कुछ इसका तो गुण होगा अल्फा कण का। तो इसका अल्फा कण का जो पहला गुण तुम्हारा बच्चा है वो क्या है, तो कह रहा है कि यह एक धन आवेशित कण होता है। पहले तू देखा कि अल्फा कण आवेशित हीलियम के बराबर है, हीलियम क्या है, आवेशित हीलियम कह रहा है, मतलब अल्फा कण जो है वो धन आवेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर हो गया। इस पर कितना आवेश होता है, इस पर +2 ई का आवेश होता है, +2 ई का आवेश होता है। आगे देखो आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है बच्चा, दूसरा कह रहा है कि इसका जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल का 1/10 गुना होता है। यानी प्रकाश का जो चाल होगा ना उसका 1/10 गुना जो होगा अल्फा कण का चाल होगा। बात समझ रहे हैं, प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में इतना चाल होता है। तो इसका 1/10 गुना, इसका 1/10 गुना जो होता है वो किसका चाल होता है, तो अल्फा कण का चाल होता है। ठीक है, अगला देखो, यह आवेशित हीलियम के बराबर होता है। मैं जस्ट बोला था अल्फा कण जो होता है वो आवेशित हीलियम के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि इसका भेदन क्षमता, बोल भेदन क्षमता मतलब कि किसी भी सतह को जो भेदने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसका जो पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो सबसे कम होता है, किसका, तो अल्फा का। अगला बोल रहा है यह शरीर की मांसपेशियों को जला देता है, अतः अत्यंत हानिकारक है। मतलब इस शरीर के मांसपेशी को क्या करता है, जला देता है। इसका मतलब कि अल्फा कण जो है वो मानव कोशिका के लिए, मांसपेशी के लिए क्या है, हानिकारक है। आगे कह रहा है कि यह फोटोग्राफी प्लेट पर हल्का प्रभाव डालता है। मतलब देखिए अल्फा बीटा गामा है ना, तो सबसे कम प्रभाव कौन डालता है, अल्फा डालता है। अल्फा से बेसी कौन डालता है, बीटा डालता है। और सबसे बेसी कौन डालता है बोरे, तो सबसे बेसी तोरा गामा डालता है, ये तो ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि इसका आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, इसका आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। ध्यान से समझ, यहां पर तोरा से की पूछेगा, तुमसे बच्चा क्या क्या पूछेगा वो समझ। तुमसे ही पूछेगा, देख ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन में बोलेगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है। तो जब सबसे अधिक भेदन क्षमता बोलेगा तो किसका, गामा का सबसे बेसी होता है। या बोलेगा सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है, तो अल्फा बीटा गामा में सबसे कम होता है, अल्फा का होता है। अल्फा का अगर भेदन क्षमता बोले सबसे कम है तो अल्फा का आयनीकरण क्षमता कथी है, सबसे ज्यादा है। बात समझ लो, ये चीज तो याद रखिए कि अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम, इसका आयनीकरण क्षमता सबसे बेसी। ठीक ना, तो ये कर गुण भ गेलो, ये गुण के तू की कर पता है, गुण के तू सब नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। अब और सब गुण के तू याद कर ले, बड़ा भी गुण, यहां से तोरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना कंफर्म हो। यानी अल्फा बीटा गामा कण जी है, इन तीनों कण में से एगो ऑब्जेक्टिव बनना कंफर्म है। अब और यहाँ से 5 नंबरी क्वेश्चन ये बना है कि भाई अल्फा बीटा गामा के गुणों को लिखे, या बोलेगा अल्फा के गुण को लिखे, या बोलेगा बीटा के गुण को लिखे, या बोलेगा गामा के गुण को लिखे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। आगे आजा, इसका स्क्रीनशॉट पहले तू कर लिया, हाँ आगे बोले।
अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन बड़े कह रहा है तुम्हारा बीटा कण बोल रहा है, बीटा कण। अब ये बीटा कण क्या होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण क्या होता है, तो ऋणात्मक आवेश वाले ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब बीटा पर आवेश कितना, -1.6। और एक बात और याद रखो, बीटा पर जो आवेश होगा -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होगा। तो याद रख कि अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का दुगना, इसका मतलब 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। देख ले, अल्फा पर प्लस में इतना आवेश होता है और बीटा पर माइनस में इतना आवेश होता है। याद रखिए कि अल्फा पर आवेश कितना, +3.2 10 की पावर -19 कूलम, और बीटा पर आवेश कितना, -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तब उत्सर्जित होते हैं, कब भाई, तो कह रहे तब उत्सर्जित होते हैं जब एक नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। भाई कह रहा है नाभिक में नाभिक से कब पैदा होगा, तो तब पैदा होगा जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। तो नाभिक से क्या निकलता है, तो नाभिक से तुम्हारा बीटा कण का उत्सर्जन होता है। बात समझ रहे हो, एकदम अच्छा से समझ। समस्या होता है, दिक्कत होता है तो भाई कमेंट कर, कमेंट लास्ट देखेला हम छिए, कमेंट कर बच्चा। और जहां भी समस्या देख अच्छा से अगर बारीकी से पढ़ेगा ना तो तुझे समस्या होने वाला नहीं है बउआ रे। आ खाली देख के स्क्रीनशॉट ले लेबो आ खाली छाप लेबो तो बउआ रे छापे से कुछ होए वाला न हो। समय कम है, छापने वाला काम बच्चा रे नहीं कर, समझ के तब उसको कॉपी कर, समझ के कॉपी कर। आज कॉपी कर ले, फिर 2 दिन के बाद उसको एक बार देख ले, ऐसे फिर 5 दिन के बाद देख ले। अगर ऐसे देखते रहोगे ना तो तुझे क्या रहेगा, ये माइंड में फिट रहेगा ये। और यहाँ से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। अला ये जो मॉडर्न फिजिक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है फिजिक्स का भाई। 22 नंबर है भाई, एग्जाम में इसको डबल करना है, यानी कि 44 नंबर का क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तू इग्नोर नहीं कर सकता है, इसको तू हल्का में तू नहीं ले सकता है, इसको तू अच्छा से पढ़ बच्चा। आगे देखो, आगे कह रहा है कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से, मान ले कोनो रेडियो सक्रिय तत्व है के नाभिक से बीटा, यानी क्या बीटा, तो एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु संख्या में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ रहा है बुआ रे, यानी कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व क्या है मैं तुमको बताया, जेकरा से अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन जिससे होगा वो कहलाएगा रेडियो सक्रिय तत्व कहलाएगा। तो कह रहा है कि अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है तो उसके परमाणु संख्या मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अगर मान ले हो जाती है तो मान ले किसी का 90 था तो 91 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या निकलने से, तो बीटा कण के निकलने से। बात समझ लीजिए, बीटा कण का सिंबल कैसा होता है, तो ये बीटा कण का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब तू लोग करके पता है, तू लोग यहाँ से बच्चा स्क्रीनशॉट सब बच्चा मिलके क्या करेगा बउआ रे इसको नोट करते चल जाना। अब बच्चा रे अच्छा से पढ़ते जाना, ठीक ना। अभी तू देखेगा ना तो यूट्यूब पर आएगा और सब खूब फेकैती करेगा, हेलो एकदम आएगा, एकदम जोर जोर से बोलेगा हेलो मैं आपका भाई, ये मैं आपका भैया, बच्चा लोग क्या कर एकदम झकास फेकैती करता है। उसको अपना व्यू बनाना होता है, व्यू उठाना होता है, नहीं तो वो लोग क्या करेगा 1 शॉट लिखेगा, महामैराथन लिखेगा। तो भाई वो सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जहां लगे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सही से समझाया जा रहा है, सही से पढ़ाया जा रहा है, बउआ रे तोरा वहीं पढ़ेगा, ठीक ना। जहीं तहीं के चक्कर में मत रहना, न तो एगो वीडियो आज ओकर देखेगा, कल एगो वीडियो तो उसका देखेगा, ऐसे करते करते तू फेंका जाएगा। अब बउआ रे फेकैती यूट्यूब पर बहुत होता है, तो वो सब के चक्कर में तोरा सके पढ़े के नहीं, नहीं तो फेकैती में पढ़बो है तो फेकैती करते करते आराम से चल जाओ। चलो एक स्क्रीनशॉट ले, चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरे तू लोग झकास बच्चा लोग यार, तू लोग बहुत अच्छा है, मुझे पता है तू लोग अच्छा करेगा, तू लोग मेरा नाम करेगा यार, तू लोग जो मेरा नाम करेगा और तू लोग आगे जाके मेरा नाम भी लेगा कि हाँ भाई कोई सर जी थे जो फिजिक्स इतना अच्छा से पढ़ा के चल गए। नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुझे इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा एग्जाम में तेरा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है।
एग्जाम में तेरे से क्वेश्चन भागने वाला नहीं यार, मैं तुझे इतना अच्छा से मैं तुझे पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छा से मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तू टेंशन मत ले। अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ, मैं पहले सिलेबस पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा देता हूँ। जब ये हो जाएगा ना तो मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना वो मैं करवाऊंगा। अब मेरा जो क्वेश्चन करवाने का जो तरीका होगा बच्चा, वो अपना भाषा में ऑन लैंग्वेज में देंगे, अपने शब्दों में देंगे। 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का अपने शब्दों में देंगे बच्चा, तू टेंशन मत ले। और उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव वाला जो होगा वो तो करे भी करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चला जा, अगला बोला वो अरे तोरा कि बीटा कण का प्रमुख गुण बोल रहा है, तो अल्फा कण का अगर गुण याद हो तो तू बीटो का तू बता देगा। देख बीटा में की कह रहा है कि यह एक ऋण आवेशित कण होता है, ऋण निगेटिव कण होता है। अगर ऋण आवेशित कण होता है तो आवेश कितना, तो -1.6 और 10 की पावर कितना बच्चा, तो माइनस में 19 कूलम होता है, ठीक है। यह एक ऋण आवेशित कण होता है जिस पर आवेश इतना होता है। आगे कह रहा है, देखिए ओकर भेदन क्षमता क्या था, सबसे कम था, तो इसका जो भेदन क्षमता होगा वो अल्फा से बेसी होगा लेकिन गामा से कम होगा। तो लिखा हुआ है कि इसका भेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक, अल्फा से ज्यादा, लेकिन गामा कण से बच्चा क्या होता है, तो कम होता है इसका भेदन क्षमता। बात समझ रहे हैं। आगे कह रहा है लेकिन देखो इसका आयनीकरण शक्ति जो है, आयनीकरण में क्या होगा, इसका अल्फा से कम होगा, अल्फा से कम होगा, लेकिन गामा से क्या होगा, तो गामा से इसका अधिक होगा। बात समझ रहे हैं ना। सबसे बेसी आयनीकरण क्षमता किसका था, अल्फा का था, तो इसका जो सबसे कम किसका था, गामा का था। तो इसका अल्फा से ज्यादा होगा लेकिन गामा से क्या, सॉरी अल्फा से कम होगा लेकिन गामा से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं ना, ये बीच का पार्ट है, ये बीच वाला है। आगे कह रहा है कि इसका चाल जो होता है वो प्रकाश के चाल का कितना, 9/10 गुना होगा, यानी प्रकाश का जो भी चाल होगा बुआ रे उसका 9/10 गुना इसका अपना चाल होगा। आगे कह रहा है कि यह फोटोग्राफी प्लेट पर अल्फा से अधिक प्रभाव डालता है, यानी अल्फा जितना डालता होगा ना उससे बेसी प्रभाव कौन डालता है भाई, तो ये डालता है, यानी बीटा कण डालता है। फिर कह रहा है कि किसी पदार्थ से गुजरने पर ये कण शीघ्र प्रकीर्णित होता है, मतलब जब ये कण किसी पदार्थ से गुजरेगा ना तो वो शीघ्र जो होगा वो प्रकीर्णित मतलब अपने पथ से शीघ्र विचलित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, जहीं तहीं भागना चालू कर देगा। जैसे मान लें मैं हूं ना, अगर बीटा कण मेरे शरीर में घुसेगा तो मेरे शरीर में अगर मान लें मैं कोई पदार्थ हूं, घुसता है तो मेरे अंदर घुस के जहीं तहीं वो भागना अंदर में छितरा जाएगा, यानी छितराता है ना, वही कहलाता है प्रकीर्णित होता होना, प्रकीर्णित वही कहलाता तुम्हारा। तो कह रहा है कि किसी पदार्थ से गुजरने पर ये कण शीघ्र क्या होता है, तो प्रकीर्णित हो जाता है। और एक बात और ये बोल रहा है कि यह कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। अरे चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित कल्ला होता है, कल्ला की कौन आवेश है, ये तुम्हारा ऋणात्मक आवेश है। जो ऋणात्मक आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, विक्षेपित होगा। तू पढ़ ले छही कि जब कोई आवेश हुआ, देखा जब कोई आवेश मान ले ई चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करते जाता है तो इसका गति कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। याद हो, अगर मान ले थीटा कोण पर ही गया होगा, थीटा कोण पर, तो अंदर जाएगा ऐसे घूमना चालू कर देगा, ऐसे मतलब हेलिकल घुमावदार पथ पे गति करना चालू कर देगा। तो इसका पथ विचलित हुआ कि नहीं हुआ, इसको जाना कि ना था, इसको जाना तो ऐसे था, बट भाई चल रही के ना था, ये ना जा रहा, घूम घूम के जा रहा है ना, हेलिकल पाथ पे ये जा रहा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होता है, तो विक्षेपित हो जाता है अपने पथ से, अपना पथ से भटक जाता है। चलो इसका बोर्ड, इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब बच्चा। चल बोरे अब आ गया, अगला आजा। देख अगला क्या बोल रहा है बच्चा, अगला कह रहा है गामा कण बोल रहा है। देख गामा कण क्या होता है, तो कह रहा है कि गामा कण सबको पता है, गामा कण कुछ ऐसा होता है जो उल्टा, जो वाई की तरह जो होता है ना, वो गामा कण हो गया। गामा कण का सिंबल ऐसे होता है, ये गामा ऐसे बनता है। कह रहा है कि यह किरण एक्स किरण की भांति ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण क्या है, तो एक्स किरण की तरह विद्युत चुंबक। तुमको याद होगा विद्युत चुंबकीय 7 गो है, और 7 गो में से एहो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा क्या है, यह किरण एक्स किरण की भांति ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। और कह रहा है अर्थात यह भी फोटोन है, यह भी क्या है, यह तोरा फोटोने है, मतलब यह एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत ही है। ये भी मतलब ये भी अपने साथ ऊर्जा को लेके आता है, मतलब ये भी क्या फोटोन की तरह ये भी व्यवहार करता है।
कह रहा है कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक गामा कण, एगो बच्चा गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब बच्चा अगर मान ले कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका एक्स ए हो गया ई बी, अगर एकरा में से एगो गामा कण का अगर उत्सर्जन करा दे तो ई की होता है, ई तोरा एकरा में कोई परिवर्तन नहीं होते हुए। इसका जो परमाणु संख्या ए था तो ए रहेगा, द्रव्यमान संख्या बी था तो बी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं? यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से कोई भी मतलब नाभिक से अगर गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसके निकलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है परमाणु संख्या में और द्रव्यमान संख्या में। चलो ठीक, वो स्क्रीनशॉट कर लो, आगे आओ। अब इसका गुण देख ले। अब इसका गुण क्या है वो देख ले बच्चा लोग। इसका गुण क्या है सो अब पढ़ ले, अच्छा से पढ़ ले तू बच्चा सरे। और जो देख, हाँ देखो हमारे चेला सब, मेरे होशियार बच्चों लोग, एकदम झकास, बोले तो अति सुंदर बच्चा लोग, एंड बहुत अच्छी लड़की लोग, बहुत मेहनती लड़की लोग, अहाँ सभी अच्छा से देखवाई, जहां दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है कि यह एक उदासीन कण होता है, मतलब इस पर कोई आवेश, पहले बोल रहा है ये फोटोन होता है, तो अगर ये फोटोन होता है बुआरे तो फोटोन पर कोई आवेश होता है क्या? फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये तुम्हारा कण कैसा हो गया? ये उदासीन कण हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसका जो भेदन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है। माता में घुसा ले भाई कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? अल्फा कण का। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है। तो जब भी बोलेगा सबसे बेसी भेदन क्षमता किसका, तो तोरा माथा में कथी याद आता है? गामा गामा गामा, आ गामा पर टिक 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 लगा दिए के। ठीक है, सबसे बेसी भेदन क्षमता गामा का और सबसे कम भेदन क्षमता किसका? अल्फा का। लेकिन सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण शक्ति किसका? अल्फा का। और सबसे कम आयनीकरण शक्ति किसका भाई? तो गामा का। बात समझ, ध्यान दे, माथा में इसको घुसा ले अच्छा से। अगला कह रहा है कि इसका आयनीकरण शक्ति सबसे क्या होता है? कम। देखिए भेदन क्षमता सबसे बेसी हो तो आयनीकरण शक्ति कथी है? सबसे कम है। तीसरा, अगला चौथा बोल रहा है कि इसका जो चाल होता है ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी गामा कण का जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अल्फा का 1/10 गुना होता है प्रकाश के चाल का, बीटा का 9/10 गुना होता है प्रकाश के चाल का, और गामा का प्रकाश के चाल के बराबर इसका चाल होता है। आगे आ गया, पांचवा आ गया, यह फोटोग्राफी प्लेट को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यानी फोटोग्राफी प्लेट को सबसे कम कौन किया था? अल्फा किया था। अल्फा से बेसी कौन किया था? बीटा किया था। और सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करेगा बुआरे? तो सबसे बेसी अगर कोई प्रभावित करेगा वो तुम्हारा कौन सा कण होगा? तो गामा होगा। और तुम्हारा इसका छठा बोल रहा है, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहता है। कल्ला के पर आवेश कथी होता है? हो भी नहीं करता। ये कथी होता है? उदासीन होता है। और जो उदासीन है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे कह रहा है कि विराम में इसका द्रव्यमान कथी होता है? शून्य। यानी कि अगर अल्फा गामा कण विराम की अवस्था में होगा तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? शून्य माना जाएगा, शून्य हो जाता है। चलो बच्चा लोग एक स्क्रीनशॉट कर लो सब बच्चा। चलो अरे हम लोग आते हैं रेडियो सक्रियता पर। अब हम लोग का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या है? रेडियो सक्रियता। सक्रियता, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है तो इन कण को रेडियो सक्रिय कण कहा जाता है तथा इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट देखो, जब किसी तत्व के नाभिक से अल्फा बीटा और
और ध्यान से देखना, और गामा कणों का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, तो इस घटना को रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। देख, अगर मान ले कोई तत्व है, अगर उस तत्व के नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों कण का अगर उत्सर्जन होता है, तो वो जो घटना जो होता है ना, वो जो कण निकलने का जो घटना होता है, यही क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता कहलाता है। जिस तत्व के नाभिक से इन कणों का उत्सर्जन होता है, उस तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। ध्यान से देख, जे तत्व के नाभिक से अल्फा का, बीटा का, गामा का उत्सर्जन होगा, तो ये उत्सर्जन करने का जो घटना होता है, ये कहलाता है रेडियो सक्रियता। आज जिस तत्व के नाभिक से इनका उत्सर्जन होगा वो तत्व क्या कहलाएगा? तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। बात समझ रहे हैं? चल, इसका बचा स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट कर लिया? अब आ गया। अगला देख क्या है, रदरफोर्ड, ये क्या आ गया? हाँ ठीक है। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। देख, रेडियो सक्रियता में क्या था कि रदरफोर्ड और सोडी दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए कि रेडियो सक्रियता में परमाणु संख्या के क्षय होने का एक फॉर्मूला दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया, जो नियम कहलाता है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम कहलाता है। देख, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु संख्या के क्षय का समय के सापेक्ष या क्षय का दर लिखो, क्षय का दर उस तत्व के परमाणु संख्या के ऋणात्मक मान का सीधा समानुपाती होता है। यानी किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु संख्या के क्षय का दर उस तत्व के परमाणु संख्या के ऋणात्मक मान
ऋणात्मक मान का सीधा समानुपाती होता है। तो मान ले कोई परमाणु संख्या, माना कि किसी तत्व का परमाणु संख्या बराबर n, मान ले n मानते हैं। तो इस तत्व के परमाणु संख्या के क्षय का जो दर होगा बुआरी, तो dn/dt, ये परमाणु संख्या के क्षय का दर हो गया। यह समानुपाती होता है परमाणु संख्या के ऋणात्मक मान के, मतलब -n के समानुपाती होता है। अब जब समानुपाती का जब तू सिंबल हटाएगा तो तू क्या लिखेगा बुआरी, तो यहां से लिखेगा dn/dt बराबर क्या लिखेगा, -λ इंटू टी, जहां ये लेमडा क्या होता है, रेडियो सक्रियता नियतांक कहलाता है। लेमडा क्या कहलाता है, रेडियो सक्रियता नियतांक कहलाता है। अब देख बोला dn/dt इज इक्वल टू कितना था बुआरे, -λ इंटू टी था, -λ इंटू क्या था, -λ इंटू n था क्या, देख ले एक बार, अरे n था यहां पर ना, n ये हो गया, -λ इंटू n हो गया। अब आ गया जा, हाँ अब देख तो यहां से इसको ऐसे लिख सकता है क्या कि dn, n को इधर लिया तो n बराबर, अच्छा माइनस को भी लिया तो माइनस यहां लगा दे, इधर क्या होगा लेमडा इंटू dt। क्या तू ऐसे कर सकता है क्रॉस में, मैंने क्या किया dt को कर दिया इधर कर दिया, n को ले आया dn के नीचे ले आया और माइनस को उठा के इधर ले आया, लाने में कोई दिक्कत। अब देख तो यहां से ये d, इसको तू ऐसे लिख सकता है, देख तो यहां से इंटीग्रेशन नहीं पकड़ रहा है, इंटीग्रेशन पकड़ रहा है तो लिख सकता है माइनस इंटीग्रेशन 1/n dn इज इक्वल टू, लगा सकता है कि इंटीग्रेशन लेमडा इंटू क्या कर सकता है dt कर सकता है, दोनों का था मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब तो इसको ऐसे लिख सकता है कि माइनस में इंटीग्रेशन 1/n dn बराबर, लगा सकता लेमडा को बाहर निकाल, लेमडा बाहर निकल गया तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया dt आ गया। अरे बच्चा वो काम कर, पहले तो सब स्क्रीनशॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले, देख शुरुआत में क्या था ना, यहां से मैं चालू किया हूं रेडियो सक्रियता से, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले, अब की कर, अब आगे बढ़। अब देख इसको ऐसे लिखे 1/n इंटू 1/n dn है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में log mod n बराबर लेमडा टी प्लस में क्या होगा c। चल वो देखा यहां तक आ गया, एकरा मान ले इक्वेशन फर्स्ट मान ले, वो कम कीजिए, एकरा इक्वेशन फर्स्ट मान ले, चल वो अरे एकरा मान इक्वेशन फर्स्ट माने। अभी बच्चा शादी ब्याह का थोड़ा सा जो माहौल जो आ गया है ना, जिस कारण से क्या होता है कि थोड़ा मतलब गांव घर का ये मतलब मूवमेंट है, तो यहाँ होता है ना कि लोग माइक पर गाना गाता है, तो देखबे करता है कि माइक पे लोग जब माइक मिल जाए ना मिल जाएगा ना ओकरा, तो और चीचा के गाना गाता, देखा नहीं आएगा ना वो बोलेगा तनी हम माइक लेकर हम गाना गावे, तो जुटे का पै 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 आइलन है फलना के मम्मी है चिल्ला के मम्मी बस करे तो रही है, उस सब के कारण यहाँ शूट करने में दिक्कत हो जाता है। चला इस समीकरण लिखो गया। अब ध्यान दे यदि t बराबर कितना हो बोरे, t बराबर 0, अगर मान ले समय 0 है, मान ले कोई तत्व है और उस तत्व मान ले कोई रेडियो सक्रिय तत्व है और उस तत्व को लाकर तो यहाँ पर रख दिया, तो जब मान ले को पहले क्या था तत्व जो था डब्बा में पैक था, पहले वो संरक्षित था, अब तो उसको बाहर निकाला, तो मान ले जिस समय तू बाहर निकाल रहा है उस समय क्या होगा, उस तत्व का पूरा परमाणु भरा होगा। जब समय 0 होगा 0 हो तो जब यदि t बराबर 0 हो तो n बराबर कितना होगा, n नॉट होगा, और ये n नॉट क्या है, प्रारंभिक परमाणु संख्या, मतलब शुरुआत में जब देखिए समय 0 मतलब शुरुआत का समय, जब समय शुरुआत होगा मान ले कोई तत्व है ओकरा 92 उसका परमाणु संख्या,
तो जब समय 0 तो परमाणु संख्या पूरा का पूरा 92। अब समय जितना जितना बढ़ेगा उसका परमाणु संख्या क्या होगा, 6 होगा उसका। मतलब उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा जब निकलेगा तो अल्फा का निकलने से परमाणु संख्या 2 घटेगा, द्रव्यमान संख्या 4 घटेगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो जब समय 0 होगा तो तत्व का जो परमाणु संख्या होगा वो n बराबर कितना हो जाएगा, n0 होगा। अब करके समीकरण इसमें डाल दे, समीकरण इसमें डाल, तो माइनस में लॉग मॉड n बराबर कितना बोल रहा है, लिम्डा। अब और यहां क्या बोला, t बोला, t का मान कितना दिया हुआ है 0। अब प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया c हो गया, तो यहां लगा ले c लगा ले। और जब तू टाइम 0 दिया तो ये n क्या था, परमाणु संख्या, तो यहां पर कितना लिख देगा, यहां पर तू लिख देगा n0 लिख देगा, n0 लिख देगा, ठीक है। यहाँ n था ना, जब टाइम तो 0 पुट किया तो n बराबर कितना पुट करेगा, तो n0 पुट करेगा। तो जहां पर n था वहां पर मैं क्या पुट कर दिया, n0 पुट कर दिया। अब माइनस में लॉग मॉड n0 बराबर कथी हो गया, c हो गया। मतलब यहां से c का वैल्यू कितना, माइनस में लॉग मॉड n0, ये आ गया। अब कर समीकरण 1 में c का मान रखने पर, बोले समीकरण 1 में क्या कर, c का मान को डाल दे। तो समीकरण 1 क्या बोला, यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो माइनस में लॉग मॉड n बराबर लेमडा टी। अब प्लस में क्या था, प्लस में c था, c का मान कितना आ गया, तो c का मान बउआ आ गया माइनस में लॉग मॉड n0, ये माइनस में आ गया। अब देखिए माइनस में ना इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जब प्लस में हो जाएगा तो क्या लिख सकता है कि लॉग मॉड n0, इसको आगे ले आए, प्लस में आ गया, अरे तो माइनस में था, तो माइनस में लॉग मॉड n बराबर कितना, लेमडा टी। अब देखिए को फॉर्मूला है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, तो log m बाई n। बुआ बेस में ई भी हो, यहाँ पर बेस में ई भी होता है, तो ई वाला ई नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, बेस में ई तुम्हारा छुपा हुआ है। तो ये इसका फॉर्मूला log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है। तो इसको देख तू क्या लिख सकता है, ये क्या लिखो, log n0 है ना, इसको तू क्या लिखेगा कि log n0 बाई n इज इक्वल टू कितना, लेमडा टी लिखेगा, हाँ कि ना, देख ले, लिखो भाई लेमडा टी लिखो यहां से, देख ले एक बार देख ले यहां से क्या है, log n0 माइनस log n था, तो log n0 बाई n उन्हें कितना, लेमडा टी। तो चल अब यहां से देख तो ये log को तोड़ उधर ले चल, तो n0 अब बाई n, अगर ये उधर चला गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टूट जाएगा। अगर मैथ तन को पढ़ा हुआ तो यहाँ कितना e के पावर लेमडा टी यहां पकड़ लेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब यहां से अगर तू इसको ऐसे लिख सकता है कि n0 बाई n, एकरा बट्टा में बुआ रे e के पावर लेमडा टी हो ना, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक लगा सकले, बट्टा में एक लगा सकले, इसको पलट दे, इसको पलट भाई, तो n बाई n0 बराबर 1 बट्टा ई के पावर कथी, लेमडा टी। तो यहां से लिख सकता है n बाई n0, ई अगर ऊपर गेलो तो ई के पावर कथी, माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा टी। अब यहां से वो देख तो n0 से क्रॉस इंटू करा, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया n0 ई के पावर माइनस लेमडा टी। ये रेडियो सक्रियता 6 का समीकरण हो गया, ये हो गया रेडियो सक्रियता 6 का क्या हो गया, का सूत्र हो गया, का वो अरे सूत्र हो गया, ठीक है। तो चल पहले इसके पहले वाला सब स्क्रीनशॉट मार, इसका स्क्रीनशॉट मार सब बच्चा, ठीक। अब सब बच्चा इसका स्क्रीनशॉट मार, चल स्क्रीनशॉट हो गया बुआ रे। अब आगे बढ़, यहां तक खत्म। अब आता है कि रेडियो सक्रियता का अर्ध आयु एकरा लोग टी हाफ से सूचित करता है। तो देख जितना देर में, जितना समय में रेडियो सक्रिय
सक्रिय तत्व के परमाणु का आधा भाग क्षय हो जाता है उतने समय को अर्ध आयु कहा जाता है। उतना समय कर देख, जितना समय में रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का आधा भाग नष्ट हो जाता है, मतलब उसका आधा परमाणु नष्ट हो जाता है, तो उतना समय को लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता का अर्ध आयु कहा जाता है। इसे T12 से सूचित किया जाता है। यहां तक ठीक हो लो। मतलब देखिए टी बराबर कितना हो गए, T12। तो अगर टी बराबर T12 होते बुआरे, तो यहां से n बराबर कितना हो गए, तो शुरू के परमाणु का आधा भाग, प्रारंभिक परमाणु का आधा भाग 6 होगा। जितना समय में जितना समय रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का आधा भाग, यहां पर कर ले प्रारंभिक, कर ले प्रारंभिक परमाणु का शुरुआत का परमाणु संख्या प्रारंभिक परमाणु संख्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। तो n बराबर कितना कह दिए, n0/2 कह दिए, अगर तो इसको हटा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चल एक हटा ले। अब देख, तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था कि n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा टी था, ए ना सूत्र था। तो देख कहां कहां पुट कर भाई से, n के जगह पे कितना पुट कर बोरे, n0/2 पुट कर दे भाई, और यहां कितना है n0 e के पावर माइनस लेमडा, और टी के जगह पर कितना T12 पुट कर देंगे। यहां तक हो गए। अब देखता n0 से n0 गेले, बचले कितना 1/2 बराबर इन्हें कितना बच गया e के पावर माइनस लेमडा और T12, बट्टा में कितना 1 हो, एक पलटी मार दे तो मारेगा तो 2 बराबर e के पावर 2 बराबर देखिए तो यहाँ 2/1 बराबर कितना हो जाता 1/e के पावर माइनस लेमडा और टी कितना रे T12 हो जाएगा। अब इसको तू लिखेगा 2, अगर ये ऊपर चल गए तो e के पावर माइनस से कत हो गए प्लस हो गए, तो लेमडा और टी के पावर कितना 1/2 हो गए। अब वो एक काम करो कि इस e को उठा के इधर लिया, तो जैसे लगी ना तो लॉग पकड़ ले, तो यहाँ लिखेगा लॉग e बेस 2, इधर आया तो लॉग पकड़ा तो लॉग e बेस 2, सबको पता होगा मैथ में से होता है, बराबर कितना हो गया लेमडा और टी कितना हो गया, टी यहां से हाफ हो गया। अब मुझे क्या निकलना, अर्धायु निकालना है, तो टी, अच्छा यहां तक ठीक हो गया। अब log e बेस 2 का वैल्यू कितना, log e बेस 2 इसका वैल्यू बता, जल्दी बता, log e बेस 2 का वैल्यू बता, log e बेस 2 का वैल्यू कितना होता है, कौन कौन बता देगा भाई। देख इसका वैल्यू होता है 2.303 log 10 बेस 2 बराबर लेमडा और T12 न रे, इतना कुछ हो log e बेस 2 का वैल्यू हो। अब log 10 बेस 2 का वैल्यू कितना, तो 2.303 हो, तो 0. इसका हो 3010 हो log 2 का वैल्यू बराबर लेमडा टी कितना हाफ हो गया। आ यहां से अगर तू की करे बुआरे, अगर गुना कर दे भी तो 0. कितना होते बुआरे 693 हो जाता, 0.693 बराबर लेमडा कितना टी हाफ हो गया। ठीक है, मुझे क्या निकला T12 निकालना है, तो चल यहां तक स्क्रीनशॉट मारता, यहां तक जल्दी स्क्रीनशॉट कर, स्क्रीनशॉट सब बच्चा कर ले। देख बराबर लेमडा क्या था T12 था, T12, तो यहां से बुआ रहे कि T12 का फॉर्मूला कितना हो गया, तो 0.693 बटा कितना लेमडा,
ये जो फॉर्मूला हो गया रेडियो सक्रिय तत्व के अर्ध आयु का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु हो गया, अर्ध आयु हो गया। ठीक है, चलो अगर मान ले थोड़ा पूछता है कि अगर इसका औसत आयु पूछता है, या मान ले अगर तुमसे ये पूछता है कि रेडियो सक्रियता जो होता है, रेडियो सक्रियता रे देखिए तो बुआ रे ये तो कांस्टेंट हो 0.693 कांस्टेंट हो। अगर एकरा तू हटा दे भी तो की हो जाता हो, तो यहां से तू लिख सकता है कि यहां से तू की लिख सकता है, देखी तो अगर एकरा अगर तू हटा दे भी तो टी हाफ इज इक्वल टू की लिख सकते हैं ऐसे 1/λ, मतलब लेमडा इज इक्वल टू लिख सकता है 1/t½ एना तो लिख सकता है। मतलब कि रेडियो सक्रियता ये लेमडा क्या था, रेडियो सक्रियता नियतांक था। तो एगो बात कर छो कि अगर तुमसे पूछता है कि रेडियो सक्रियता किसके व्युत्क्रमानुपाती हुई है, तो की लिखेगा यहां से अर्ध आयु लगा लेगा, अर्ध आयु लगा लेगा। देख ले यहां से अर्ध आयु तू लगा देगा। ठीक है, चल बच्चा हम लोग का यहां तक खत्म होता है और आज का क्लास तुम्हारा खत्म हुआ। और अब जो होगा वो नया चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, और नया चैप्टर तुम्हारा क्या है, तो विद्युतीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम्हारा हो गया। तो अच्छा से पढ़ना, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।